Hello, this is Sunita Layak and you are watching me on Social Scientist. तो पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ा था, जिसका हमने पार्ट 1 देखा था। इस वीडियो में हम बाकी के सेकंड हाफ यानी कि सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो उस टाइम तक हमने प्लैनेट्स तक ख़त्म किया था और नेक्स्ट हम अर्थ से स्टार्ट करने वाले थे। तो आज जो हम टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है द अर्थ से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ प्लैनेट तक देखा था। तो अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर विज़िट करिए, ताकि पार्ट 1 इस चैप्टर का आपको सबसे पहले तो क्लियर हो जाए और उसके बाद आप इसको देखना स्टार्ट करिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने प्लैनेट्स तक ख़त्म किया था। आज हम द अर्थ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्थ। तो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अब सन से अगर उसकी दूरी देखी जाए सन से, तो सन से ये थर्ड प्लैनेट होता है। ठीक है, हम देखते हैं, देखिए ये सोलर सिस्टम का पिक्चर आप देखिए या इसमें देखिए। तो ये देखिए ये सन है। सन के बाद जो सबसे पहला प्लैनेट आता है वो मर्क्यूरी आता है, सेकंड में वेनस और थर्ड में अर्थ। ठीक है, तो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से ये थर्ड प्लैनेट है एंड अगर इसके साइज की बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इट्स शेप इज नॉट completely राउंड लाइक अ स्फेयर, इट इज flattened एट द पोल्स। That's why its shape is called geode, which means earth-like shape. अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज। जो अर्थ का जो शेप है ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि जो अर्थ का जो शेप है वो इस तरीके का राउंड है, ठीक है, तो राउंड वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वो किस शेप का है फिर? तो जो अर्थ है वो इस शेप का है। रुकिए, जैसे यहां से तो राउंड है, ठीक है, लेकिन जो ये ऊपर के जो पोल्स होते हैं ना, वो थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं। पता नहीं मैं आप पिक्चर ठीक से बना पा रही हूँ या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो किनारे हैं, ये जो साइड है, ये आपको तो राउंड नजर आ रहा होगा, लेकिन ये ऊपर से ना ये फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये ऊपर से फ्लैट होता है, तो इसी शेप को हम जियोड कहते हैं। ठीक, क्योंकि जियोड कैसा शेप होता है, तो राउंड होता है वो साइड से, बट ऊपर का जो पोल होता है, पोल किसको कहते हैं? तो ये देखिए, ये तो हमारा अर्थ हो गया, समझिए, और ये जो उसके टॉप मोस्ट पोर्शंस होते हैं ना, इन्हीं को हम पोल्स कहते हैं। एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन हो जाता है साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो पोल्स वाला जो एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा फ्लैट एंड होता है। तो अर्थ के शेप को हम राउंड नहीं कह सकते या स्फेरिकल शेप नहीं कह सकते, हम इसको जियोड शेप कहते हैं। ठीक है, द अर्थ इज प्रोबेबली द ओनली प्लैनेट दैट कैन सपोर्ट लाइफ। तो अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पे लाइफ मौजूद होती है, यहाँ पे जीवन है इस प्लैनेट में। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट्स टेम्परेचर, resources like water and oxygen etc are present in the proportion appropriate for life। ऐसा क्यों है?
तो क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, इस प्लैनेट का जो टेम्परेचर है, वो एप्रोप्रिएट है, इस हिसाब से इस प्लैनेट का टेम्परेचर है कि वो लाइफ को एग्जिस्ट करा सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या है कि नॉर्मल है, ना ज़्यादा कुछ गर्म है, ना ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए यहाँ पे आप जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन, या और भी अलग तरह के और भी रिसोर्सेज होते हैं, वो भी यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में है, जिससे कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब आप सोचिए कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम तो जिंदा रह ही नहीं सकते, वाटर नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, है ना? तो मतलब ऑक्सीजन और वाटर तो बहुत ज्यादा बेसिक नीड हो गया किसी लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए, है ना? अगर आप किसी पौधे में पानी डालना अगर बंद कर दें तो ज़ाहिर सी बात है कि वो रहेगा ही नहीं, वो मर जाएगा, है ना? तो यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो, या ऑक्सीजन के बिना, ये रिसोर्सेज के बिना कोई लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि वाटर और ऑक्सीजन का एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन है, जिससे कि लाइफ को एग्जिस्ट कराया जा सके, ठीक है? 2/3 part of the Earth is covered with water, due to which it appears blue from space. The Earth is also known as blue planet. अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आपको दिख रहा होगा कि एक ब्लू प्लैनेट के तौर पे नजर आता है, ठीक है? क्योंकि जो अर्थ का जो 2/3 पार्ट है ना, अर्थ का 2/3 पार्ट वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है? पानी से भरा हुआ है, और इसी वजह से वो स्पेस से हमें ब्लू नजर आता है। तो इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है? अब एक फैक्ट की मैं आपको बात बताती हूँ। वेनस, वेनस जो है, जो इसमें हमने देखा था, ये देखिए ये अर्थ है, और ये ठीक उससे पहले जो एक प्लैनेट आता है वेनस, तो उसके और अर्थ के बारे में ना कुछ कॉमन चीजें हैं, ठीक है? जैसे कि क्या कॉमन है वो देखते हैं। वेनस इज सम टाइम कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। वेनस को ना कभी कभी अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। ट्विन मतलब जैसे जुड़वा बच्चे जो एक जैसे दिखते हैं, है ना? वो तो उनको हम ट्विन्स कहते हैं। तो वैसे ही वेनस जो है प्लैनेट, उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, बिकॉज वेनस आर वेनस एंड अर्थ, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे आर हो गया गलती से, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वेनस एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट द सेम साइज। जो वेनस और अर्थ है उनका ऑलमोस्ट सेम साइज होता है। तो सेम साइज होने के वजह से और क्या है, हैव अबाउट द सेम मास, ठीक है? तो दोनों का मास और दोनों का साइज वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? एंड हैव अ वेरी सिमिलर कंपोजिशन, और उनका जो कंपोजिशन है ना वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इसी वजह से दोनों को एक ट्विन्स कहा जाता है, मीन्स वेनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ठीक है? अब तो ये हो गया अर्थ की बात। अब हम मून पे आते हैं, ठीक है? द मून, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ। इट इज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। अब मून क्या है, वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है? इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो इसका डायमीटर अर्थ का 1/4 है, ठीक है? और ये अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है, तो ये 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है, ठीक है? मून टेक्स 27 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब क्या है कि जैसे कि हमने सोलर सिस्टम जब पढ़ा तो हमने देखा कि जो सूरज है, बाकी प्लैनेट सूरज का गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि ये हमारा अर्थ है,
ठीक है। और ये एक मून का क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ के अराउंड। और यहाँ पे जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जैसे अर्थ को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में मैं आपको बताऊं 365 डेज लगते हैं, ठीक है। एक साल जो कंप्लीट होता है ना, हम बोलते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 और 366, तो उतने ही दिन लगते हैं अर्थ को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो वैसे ही जो मून है, ठीक है, मून को अर्थ का पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो 27 डेज लगते हैं, ठीक है। Also, it takes 27 days to complete one spin. अब हमने ये भी उस टाइम पे ज़िक्र किया था जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज के अराउंड तो घूम ही रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कि ये सूरज है और ये सोचिए कि कोई मार्स या कोई और अदर प्लैनेट है, सोचिए मार्स है, ठीक है? तो हमने क्या बताया था या क्या क्या पढ़ा था कि जो मार्स है, सपोज करिए कि वो सूरज का तो चक्कर लगा ही रहा है, बट वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते थे, रोटेशन या स्पिन कहते थे, ठीक है। तो वैसे ही मून भी अपने पोजीशन पे वो स्पिन भी करता है, ठीक है। और अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व भी करता है। तो अर्थ के अराउंड घूमने में भी उसको 27 डेज लगते हैं और अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में भी उसको 27 डेज लगते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि हमें मून का सिर्फ एक हिस्सा ही नजर आता है, मीन्स उसका एक ही साइड नजर आता है। सपोज करिए कि ये अगर मून है तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ही हमें विजिबल होता है, हमें दिखता है। इसके पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो हमें कभी नहीं दिखता। इसी वजह से, क्योंकि 27 डेज उसको लग जाते हैं वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और उतने ही दिन उसको लग जाते हैं एक स्पिन कंप्लीट करने में भी, ठीक है। तो इसी वजह से मून का हमें सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है। मून डज नॉट सपोर्ट लाइफ, मून में कोई सपोर्ट सॉरी मून में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस बट डजंट हैव अ फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। अब वहाँ पे क्या है, तो पत्थर है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, कुछ गड्ढे आपको नजर आएंगे अगर आप मून का जो स्पेस में लिया गया जो पिक्चर अगर आप देखेंगे गूगल पे या कहीं भी सर्च करके, तो आपको उसमें दिखेगा कि मून में जो है ना गड्ढे काफी ज्यादा है, माउंटेन्स काफी ज्यादा हैं, प्लेन्स भी हैं कुछ कुछ जगह। तो वहां पे मतलब कि वहां की जो कंडीशंस है वो सपोर्ट नहीं कर पाती हैं लाइफ को, ठीक है, वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। The moon appears differently on different nights, like the full moon appears only once a month. In Hindi, it is called Purnima night, whereas on the 14th or 15th night, there is no moon in the sky called new moon or Amavasya night. अब क्या है कि जो मून को हम देखते हैं ना, हमें कभी भी वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो पूरा फुल मून हमें नज़र आ रहा है ना? कभी-कभी हमें मून दिखता भी है, कभी-कभी वो हमें कुछ डिफरेंट साइज़ और शेप पे भी दिखता है, और कभी-कभी वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता, है ना? तो जब हमें मून पूरा दिखता है, तो उसको हम फुल मून कहते हैं, है ना? और या तो हम उनको आम भाषा में या हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक फुल मून के 15 या 14 दिन के बाद, ठीक है, 14 या 15 दिन के बाद हमें मून बिल्कुल नहीं दिखता। और उस मतलब कि नाइट को हम क्या कहते हैं, न्यू मून, ठीक है। जब हमें मून बिल्कुल नहीं दिखता तो उसको हम न्यू मून कहते हैं, या आम भाषा में या हिंदी में हम उसे अमावस्या नाइट भी कहते हैं ना, अमावस्या की रात। In different nights in a month, we see different shapes of moon. अब
महीने के अलग-अलग दिन में या सॉरी दिन में बोल रही हूँ, नाइट में हमें शेप अलग-अलग दिखती है मून की, है ना? कभी हमें मतलब एक पतली सी सर्कुलर ये में दिखती है, शेप में दिखती है मून। कभी हमें थोड़ी सी मतलब हाफ स्फेरिकल शेप में मून दिखती है। कभी हमें थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हिस्सा दिखता है और फिर जाके हमें एक पूरा चाँद दिखता है। फिर क्या होता है कि फिर पूरे चाँद से फिर हमें उसका और कम हिस्सा दिखने लगता है। फिर और कम होते-होते हमें बिल्कुल ही कोई मून नज़र नहीं आता। तो इट सीम्स लाइक इफ मून इज चेंजिंग इट्स शेप्स। कभी तो हमें ये क्या लगता है कि मून अपना ना शेप चेंज कर रहा है, ठीक है? दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ मून कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं। हम्म अब शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है? तो आते हैं इस पे। अब देखिए क्या होता है, ये हमें डिफरेंट शेप और साइज कैसे दिखते हैं मून के, ठीक है? तो उस चीज को समझिए इसमें। अब सोचिए कि यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है? ये जो पोर्शन आप समझ लीजिए कि ये सन है हमारा, ठीक? अच्छा, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए क्या होता है। ये तो हमारा अर्थ है। सोचिए कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है? इस पोजीशन पे हम हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम मून को देख रहे हैं, ठीक है? हम मून को देख रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो मून है, ठीक है? ये हमारा इस बॉक्स को आप देखिए, ठीक है? इस बॉक्स को देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सनलाइट आप देखिए, हमने पिछले जगह पे क्या पढ़ा, जब हम मून के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमें मून का सिर्फ एक ही साइड नजर आता है ना? जो पीछे का जो साइड होता है मून का, वो हमें विजिबल नहीं होता है और उसका कारण भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए कि ये मून का सोचिए 2 साइड है, ठीक है? ये आधा एक साइड है और ये आधा एक साइड है, ठीक है? अब सनलाइट जो है, तो सन क्या करता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, हमने पिछली बार पिछले वीडियो में इस बात को डिस्कस भी किया था कि क्या होता है कि जो सन होता है वो सोलर सिस्टम का एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है? उसी के वजह से हमें बाकी प्लैनेट्स दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं? तो सन है और सन के सनलाइट, ठीक है? उसके रेज़ जब बाकी के प्लैनेट्स पे पड़ते हैं, तो वही लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आँखों पे पड़ती है, तो हमें वो प्लैनेट नज़र आता है, ठीक है? ये हम हैं। और यहाँ से सन ने अपना लाइट यहाँ पे मतलब सनलाइट पड़ी दूसरे प्लैनेट पे और उसका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे आंखों पे पड़ा, तो वो हमें प्लैनेट नजर आया। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने देखा कि मून है उसका सिर्फ हमें एक ही साइड नजर आता है, बाकी का पीछे वाला साइड हमें नजर नहीं आता है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि मून के एक साइड पे तो सनलाइट पड़ रही है, ठीक है? लेकिन एक साइड पे तो सनलाइट नहीं पड़ रही। ये वाला पोर्शन तो हमें विजिबल है ही नहीं। ये वाला पोर्शन हमें तो दिखता ही नहीं है। हमें कौन-सा पोर्शन दिख रहा है? ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है? लेकिन इस पोर्शन पे तो सनलाइट ही नहीं पड़ रही। तो हमें फिर ना सनलाइट इस पे पड़ रही है, ना ही वो सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमें नज़र आने वाली है ना? तो इस पोज़ीशन पे क्या होता है? न्यू मून दिखता है। मीन्स अमावस्या की रात हमें चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता, ठीक है?
क्योंकि जो विजिबल है वो तो ये साइड है जो कि हमें कभी दिखेगा ही नहीं। तो ये पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है, ये विजिबल है, लेकिन जिस पे जो हमें साइड दिख रही है उस पे सनलाइट पड़ ही नहीं रही। तो इसीलिए ये पोर्शन क्या है, हमें नजर नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब कुछ दिन और बीतते हैं तो क्या होता है, ये देखिए। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि वो स्पिन भी कर रहा है ना, तो वो स्पिन कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के बाद, ठीक है, इस पोजीशन पे आने के बाद क्या हो रहा है कि हल्का सा ना हमें चांद फिर नजर आने लग रहा है, क्योंकि जो साइड जितने पोर्शन पे सनलाइट पड़ रहा है तो वो हल्का सा पोर्शन हमें विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे इस डायरेक्शन में आप देखिए तो थोड़ा सा ना वो टिल्ट कर गया है ना, यहाँ पे जैसे पूरा का पूरा सीधा था तो एक एक पोर्शन हमें नजर नहीं आ रहा था। मतलब जिस पोर्शन को हम देख सकते हैं उस पे तो सनलाइट पड़ ही नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो पोजीशन हमें दिखना चाहिए दिखता है उस पे हल्का सा सनलाइट पड़ता है। ठीक है, सनलाइट पड़ता है तो वो थोड़ा सा हिस्सा हमें नजर आता है। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक है, वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं इस पोजीशन को। अब देखिए इस पोजीशन पे आते हैं, इस बॉक्स को देखिए। इसमें क्या हो रहा है कि आधा चांद पे लाइट पड़ रही है और आधे पे नहीं पड़ रही है, लेकिन अगेन उस पोजीशन पे उस पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आधा चांद हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ पे आते हैं इस बॉक्स में। यहाँ पे देखिए ये सनलाइट पड़ी इस पोर्शन पे तो इतना चांद हमें नजर आया। अच्छा, इस पोर्शन ये शेप को हम क्या कहते हैं, चांद के शेप को हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला पोर्शन फिर हमें विजिबल हुआ, सनलाइट पड़ा और ये फिर रिफ्लेक्ट बैक होके हमें दिखा, तो ये शेप हमें नजर आया। इस शेप को हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग गिब्स। ठीक है, मतलब कि जब चांद हमें दिखना स्टार्ट होता है ना, अमावस्या से आ, मतलब जब हमें चांद दिखने लगता है तो ये वाला जो होता है ना ये वैक्सिंग कहलाता है। ठीक है, वैक्सिंग। अगर ये वाला आप याद कर लीजिए कि ये जो शेप है ये क्रिसेंट का शेप है और ये जो शेप है ये गिब्स का शेप है। ठीक है, तो जब हमें न्यू मून से जब हम चलेंगे, जब हमें चाँद दिखने लगेगा, जब हम फुल मून के तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो ये जो क्रिसेंट का जो शेप हमें नज़र आएगा, वो कहलाएगा वैक्सिंग क्रिसेंट और ये जो गिब्स का जो शेप हमें दिखेगा, वो कहलाएगा वैक्सिंग गिब्स। ठीक है? अब चलिए इस पोज़ीशन पे आते हैं। अब इस पोज़ीशन पे आने के बाद अब देखिए, जो हिस्सा हमें नज़र नहीं आता है, उस पे लाइट नहीं पड़ रही है। लेकिन जो हिस्सा चाँद का हमें नज़र आता है, उस पे पूरा का पूरा सनलाइट पड़ रहा है। ठीक है? तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमें पूरा चाँद नज़र आ रहा है ये अब। ठीक है? ये फुल मून हमें दिख रहा है, ये फुल मून हमारा। ठीक है? चलिए अब क्या होगा, अब ये अमावस्या की तरफ जा रहा है, तो धीरे-धीरे हमारा चाँद का जो शेप है वो घटता चला जाएगा। ठीक है? अब हमें चाँद थोड़ा कम दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आइए, ठीक वही हो रहा है। यहाँ से अब पोर्शन हमें कम नज़र आएगा। ठीक है? क्योंकि अब कम पोर्शन में सनलाइट पड़ रही है। जो पोर्शन हमें विज़िबल होता है, उसके काफ़ी कम हिस्से में सनलाइट पड़ रही है। तो हमें ये
ये गिब्स का जो पोजीशन है उस पे हम आ गए। अब जब हम जब चाँद अपनी रोशनी खो रहा है, ठीक है? अमावस्या की तरफ वो जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे वैनिंग, ठीक है? तो इस शेप का नाम क्या हो गया? वैनिंग गिब्स, ठीक है? अब इस पोजीशन पे आते हैं, जब हमें चाँद आधा नज़र आएगा, ठीक है? इसको हम कहेंगे थर्ड क्वार्टर, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा क्वार्टर था, जहाँ पे हमें आधा चाँद नज़र आया। ये सेकंड क्वार्टर में मतलब कि हाँ, सेकंड क्वार्टर में हमें पूरा चाँद नज़र आता है और ये थर्ड क्वार्टर में अगेन हमें आधा चाँद नज़र आएगा, क्योंकि आधा ही पोर्शन है जिस पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है? चलिए इसमें आते हैं, ये आ गया हमारा वैनिंग क्रिसेंट। क्रिसेंट ये शेप हो गया हमारा क्रिसेंट का। वैनिंग हो गया क्योंकि ह अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? न्यू मून की तरफ जा रहे हैं, तो इस शेप का नाम क्या हो गया? वैनिंग क्रिसेंट। वैनिंग क्रिसेंट में हमें थोड़ा और कम चाँद नज़र आता है, क्योंकि अब इसके काफ़ी कम हिस्से में सनलाइट पड़ रही है और फिर हम दोबारा घूम के उस पोज़ीशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे जिस साइड हमें विज़िबल होती है वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही और सनलाइट कहाँ पड़ रही है, तो जो साइड हमें विज़िबल नहीं होता है, ठीक है? तो ये फिर हम घूम कर आ गए न्यू मून में, ठीक है? तो मान के चलिए कि आज फुल मून है, तो फिर इसके 14 या 15 दिन के बाद हमें फिर न्यू मून नज़र आएगा। फिर उसके 14 या 15 दिन के बाद हमें फुल मून नज़र आएगा, ठीक है? तो ये हो गए फेजेस ऑफ मून। चलिए अब थोड़ा सैटेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है? अ सैटेलाइट इज अ celestial बॉडी दैट मूव्स अराउंड द planet इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। सैटेलाइट क्या होता है कि सैटेलाइट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो किसी प्लैनेट के अराउंड क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ है, ठीक है? और इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में मून क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है? रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मून क्या हो गया? अर्थ का सैटेलाइट हो गया, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट में। अच्छा, ये तो है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है? ये क्योंकि किसी इंसान ने नहीं बनाया, तो इसीलिए ये नेचुरल सैटेलाइट हो गया। जो मून है वो अर्थ का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट में आते हैं। It is an artificial body designed by our scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT, etc. अच्छा, अब देखिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, ठीक है? आर्टिफिशियल बॉडी होती है और इसको साइंटिस्ट जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। और ये क्यों भेजा जाता है? तो ताकि यूनिवर्स से जुड़े कुछ इंफॉर्मेशंस हम कलेक्ट कर सके, ठीक है? मून के बारे में अगर हमें कुछ जानना है या हमें अदर प्लैनेट्स के बारे में जानना है, जैसे कि जुपिटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कैसे आती हैं? क्योंकि उस पर सैटेलाइट को छोड़ा गया है, ठीक है? अब उसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और पिक्चर्स कलेक्ट करके या इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके वो फिर हमें भेज रहा है। तो फिर हमें दिख रहा है कि हाँ, अभी वहाँ का वेदर कैसा है या जुपिटर में अभी क्या चल रहा है ना? तो वहाँ के पिक्चर्स कलेक्ट करके या कुछ और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके सैटेलाइट हमें भेजता है और हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं थ्रू सैटेलाइट, ठीक है? कम्युनिकेशन में भी सैटेलाइट का यूज़ होता है। कैसे? अब आप देखिए मोबाइल्स जो हैं, इंटरनेट है, कैसे चलता है? सैटेलाइट के वजह से, ठीक है? तो कैसे वो चलता है? सैटेलाइट के वजह से। तो क्या होता है कि जैसे हम घर में जब डिश लगाते हैं तो गोल से छतरी लगाते हैं। तो क्या होता है कि उस सिग्नल को खींचता है, ठीक है? और फिर वो सिग्नल हमारे घर के सेट टॉप बॉक्स में आता है, ठीक? जैसे कि आपने देखा होगा
कुछ इस तरीके का हमारा छतरी होता है घर का, ये गोल सा, और इस ये तो लगा है, और इसके साथ आप देखेंगे एक माइक टाइप का लगा रहता है ना। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज डोंट जज इट, ठीक है। अ, आप समझ जाइए, ठीक है। तो सोचिए कि ये जो हमारी छतरी है, तो क्या होता है कि जो सिग्नल्स आते हैं ना, ये इससे टकराते हैं, ठीक है। इससे टकराते हैं और फिर कहाँ भेजते हैं सिग्नल को? इस माइक पे, ठीक है। और इस माइक पे लगा रहता है हमारे डिश का तार, ठीक है। तो वायर से कनेक्ट होता है हमारा घर का सेट टॉप बॉक्स, और वो फिर हमें दिखता है, मतलब फिर हमारे चैनल्स चलते हैं, ठीक है। और फिर मतलब हम टीवी देखते हैं या अलग-अलग चैनल्स हमें दिखते हैं, ठीक है। या फिर आप और देख लीजिए, जो इंटरनेट होते हैं वो भी इसी सैटेलाइट के वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यूनिवर्स के इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये कैसे जाता है? तो रॉकेट से जाता है। रॉकेट में सैटेलाइट को डाला जाता है, ठीक है, प्लेस किया जाता है, और फिर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है। सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद देखिए, ये जो पिक्चर है आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। तो आप जब टेक्स्ट बुक खोलेंगे भी तो आपको ये पिक्चर दिख जाएगी। यहाँ देखिए, हमने अर्थ से सैटेलाइट भेजा, ठीक है, रॉकेट से हमने लॉन्च कर दिया। अब जब स्पेस पे पहुंच जाता है, तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला आपका सैटेलाइट है, ठीक है। ये इस पोर्शन में रहता है, ठीक है। तो ये जो आप नुकीला वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये देखिए, ये और ये खुल जाता है, ठीक है। खुलने के बाद ये सैटेलाइट को अलग कर देता है, बाकी जो इसकी बॉडी होती है वो सैटेलाइट से अलग हो जाती है, ठीक है। अब क्या करता है सैटेलाइट? फिर अपने ऑर्बिट पे चला जाता है, मीन्स उस प्लैनेट के ऑर्बिट को पकड़ लेता है। ये सोचिए, ये कोई प्लैनेट है, सोचिए कि जुपिटर है, ठीक है, ये जुपिटर है, और ये इस सैटेलाइट का समझिए कि ये उसका सैटेलाइट का ऑर्बिट, ये जाके यहाँ पे फिक्स हो गया अपने ऑर्बिट पे, और वो फिर जुपिटर के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो सैटेलाइट में काफी, मतलब कि हाई पिक्सल के कैमरास होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो फिर जुपिटर के पिक्चर्स वो क्लिक करके फिर हमें भेजता है अर्थ पे, है ना, सिग्नल्स के थ्रू। तो फिर हमें पता चलता है कि आखिर जुपिटर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। तो कुछ हमारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं, उनका नाम क्या है? तो इनसैट है, आईआरएस है, एडुसैट है। तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, तो आप वो पिक्चर भी देख सकते हैं, जो अक्षय सर की पिक्चर है, मिशन मंगल, है ना। वो मिशन मंगल में जो मार्स मिशन को हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने काफी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको कंप्लीट किया था, इस मिशन को। तो उसमें भी जब आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि रॉकेट को कैसे लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट कैसे जाता है किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को कैसे पकड़ता है, ठीक है। तो वो पिक्चर आप देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको जानने को मिलेंगे। बहुत अच्छी पिक्चर है वो, इन शॉर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव पिक्चर है वो, आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी तो। तो उसमें एक्चुअली आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे रॉकेट में मतलब सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है, फिर उसको कैसे लॉन्च करते हैं, फिर जो सैटेलाइट है वो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को आखिर कैसे पकड़ लेता है। तो वो फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी तो। आपको स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, एंड हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने काफ़ी, मतलब कि बहुत अच्छा काम किया,
और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने मार्स मिशन को अकम्प्लिश किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू इसरो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है एस्टेरॉइड। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव अराउंड द सन mainly present in a belt between the orbit of Mars and Jupiter। अब क्या होता है, यहाँ देखिए इस पिक्चर में, यस, इसमें हमने कुछ दिन पहले ही एस्ट्रॉइड का जिक्र किया था, शायद पिछले वीडियो में। तो उसमें हमने कहा था कि जब हम एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या होता है कि जो एस्टेरॉइड होते हैं ना, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे बाकी के प्लैनेट्स सन के चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि एक एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, यहीं पे एस्टेरॉइड काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होता है ये एस्टेरॉइड बेल्ट, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, scientists says that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. According to NASA, asteroids sometimes are called minor planets, are rocky remnant left over from the early formation of our solar system about 4.6 billion years ago। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अब आप बोलेंगे कितने छोटे, तो 100 किलोमीटर छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने उठाया और फेंक दिया, इतने छोटे भी पत्थर नहीं होते। ठीक है, छोटे होते हैं विथ कंपैरिजन टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि हम और आप उठा के और जैसे पेबल्स को फेंकते हैं, स्टोन्स को फेंकते हैं, वैसे फेंक दे। इतने भी छोटे एस्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। तो ये पत्थर होते हैं। ठीक है, जो सन के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं, और मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो एस्टेरॉइड बेल्ट में प्रेजेंट होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ होता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, तो नासा का क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू नासा एस्टेरॉइड समटाइम्स आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। तो कहा जाता है ना कि जब ये पूरा यूनिवर्स बन रहा था, जब प्लैनेट्स बन रहे थे, तो कुछ जो मतलब प्लैनेट्स जो नहीं बन पाए। ठीक है, समझ लीजिए कि अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, या कुछ हुआ कि वो प्लैनेट नहीं बन पाया, तो उनका लेफ्ट ओवर भी कहा जाता है। मीन्स उनके बचे कुचे टुकड़ों को भी कहा जाता है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो उनके लेफ्ट ओवर है, मीन्स उनके बचे हुए पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये मतलब आई थिंक इतने भी छोटे नहीं होते, 100 किलोमीटर जितना उनका साइज होता है। ठीक है, तो ये है एस्टेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स को देख लेते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, व्हाट्स दैट फ्लैश ऑफ लाइट स्ट्रीकिंग अक्रॉस द स्काई। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी टूटता हुआ तारा, है ना। हम बहुत बार कहते हैं कि जल्दी जल्दी विश मांग लो, तारा टूट रहा है, तो जो विश मांगोगे अब आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको, तो वो जो टूटता हुआ तारा हमें नजर आता है ना, वो क्या होता है, यही होता है मीटेरॉइड्स। ठीक है, समटाइम्स पीपल कॉल दीज मीटियर्स एज शूटिंग स्टार्स। तो कभी कभी लोग इनको क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। तो ये क्या होता है, मीटेरॉइड्स ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड रिवॉल्व कर रहे थे वैसे ही मीटेरॉइड्स रिवॉल्व करते हैं। समटाइम्स मीटेरॉइड्स कम क्लोजर टू अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट after entering into Earth's atmosphere. Due to friction with air they get heated up and burned। ठीक है, which seems like a star is falling on earth।
Sometimes we call it as shooting stars, but they are not stars, they are meteors. अच्छा, अब क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि सन है, सन के अराउंड काफी सारे छोटे छोटे मीटियर्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ये मतलब कि ये भी क्या है, तो ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं। आप कहेंगे कितने स्मॉल, तो मैं फिर बता दूं, ये 100 किलोमीटर छोटे होते हैं, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि हम उठाएंगे मीटेरॉइड्स को और फेंक देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक अगर आपको मीटेरॉइड्स को उठाने के लिए आई थिंक थैनोस लगेगा, ठीक है। तो आप थैनोस को बुला सकते हैं, अगर आपको मीटियर्स को उठा के फेंकना है तो वो हेल्प कर सकता है आपकी, बेशक। तो हमसे और आपसे तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े वाले छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये तो सन के अराउंड वो मीटियर्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि कभी-कभी ये ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में चले आते हैं। अब आप सोचिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर का लेयर है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो मेटेरॉइड्स हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके इसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो एंटर कर कर गए, तो अब क्या हुआ कि फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है, एयर के साथ उनका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन आप कहेंगे कि अब फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखिए अब आपको कैसे समझाऊं। सोचिए कि हम चल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं तो क्या होता है ना कि जिस समझिए कि ये रोड है और इस पे हम चल रहे हैं, तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ से एक उल्टे डायरेक्शन में फ़ोर्स लगता है, ठीक है। तो इसी बात को हम फ्रिक्शन कहते हैं कि हम जा किसी और डायरेक्शन में लग रहे हैं, सॉरी, जा हम किसी और डायरेक्शन में रहे हैं, उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, तो इसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या होता है ना कि जब मेटेरॉइड्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, तो वो मतलब कि फ्रिक्शन के वजह से ना उसमें वो जलने लगता है, ठीक है, वो बर्न अप हो जाता है, ठीक है। वो हीट अप हो जाता है और बर्न कर जाता है, जल जाता है। जलते क्या होता है कि जो आग उसमें जल रही होती है ना, वही हमें तारों की तरह ब्राइट नजर आता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं, ये देखिए, ये क्या है, मेटेरॉइड्स है जो जल रहे हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए और वो जलते नीचे आते हैं। तो क्या होता है ना कि जलते जलते क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो बर्न अप हो जाते हैं और धूल मिट्टी में बदल जाते हैं, और मतलब कि आते आते वो पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमें शूटिंग स्टार के तौर पे नज़र आता है। ये देखिए, हमें लग रहा है कि तारा टूट रहा है, बट तारा नहीं टूटता है। वो मेटेरॉइड्स जो हैं, वो जब आते हैं तो फ्रिक्शन की वज़ह से जल जाते हैं। जल जाते हैं तो उसकी लाइट हमें नज़र आती है और हमें लगता है कि तारा टूट रहा है। तो फिर कभी अगर आपको कोई बोले कि तारा टूट रहा है, विश माँग लो, तो आप उनको कहना कि हमने सोशल साइंस पढ़ी है, सो हमें बिल्कुल भी ये बातें ना बोले, क्योंकि हमें पता है कि मेटेरॉइड्स हैं, ये कोई टूटते हुए तारे नहीं है, ठीक है। सो आप बोलिएगा, आई एम अ सोशल साइंटिस्ट एंड आई नो दैट दिस इज नॉट अ स्टार, दिस इज एक्चुअली अ मेटेरॉइड, ठीक है। when when some meteors does not burn completely and they create a hollow after falling on the earth surface। अब क्या होता है कि कभी कभी जो ये मेटेरॉइड्स हैं वो पूरे के पूरे मतलब बर्न अप नहीं होते हैं, ठीक है, पूरे जलकर राख नहीं हो जाते या खत्म नहीं हो जाते। वो क्या होता है, जो उनका बचा हुआ हिस्सा है जो अभी तक नहीं जला, ठीक है, वो क्या होता है ना, अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाता है। और गिरता है तो मैं आपको बताऊं, उस जगह को वो हॉलो कर देता है, मतलब वहां गड्ढा हो जाता है, ठीक है।
और वहां पे आके हमारे जो मीटियर्स हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये होता है, वो पावरफुल होता है। अच्छा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हम पढ़ रहे थे मीटेरॉइड्स, लेकिन यहाँ पे मीटियर्स भी आ गया। तो हैं ये सारे सेम ही टर्म्स। हमने पिछले वीडियो में भी एक चीज़ आपको मैंने सही करवाई थी एक जगह, कि वहाँ पे मैंने मीटेरॉइड्स लिखा था। ठीक है, यहाँ पे डी के जगह पे TES लिखा था। तो मीटेरॉइड्स, मीटियर्स, ये सारे एक ही चीज हैं। ठीक है, सेम चीजें हैं, बट स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो आगे हम देखेंगे, जब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स खुद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे चलते हैं गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स पे। Sometimes we have seen a whitish broad band at night when sky is clear. It seems like a white glowing path across the sky. This band is Milky Way galaxy. It is also known as Akash Ganga. तो कभी कभी रात के टाइम पे आपने ना एक वाइट कलर का बैंड देखा होगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो आप कभी क्लियर नाइट स्काई में देखिएगा, तो कभी कभार ये दिख जाते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं दिखते। तो आपको ना ये मतलब पतली बैंड टाइप की वाइट कलर की चीज आपको रात के टाइम पे दिखेगी। ठीक है, इट सीम्स लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। आपको लगेगा ना कि एक वाइट कलर का कोई रास्ता है। ठीक है, कोई पाथ आपको नजर आएगा। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो आपको व्हाइट कलर का बैंड नजर आएगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मान लो आकाश से गंगा बह रही है। ठीक है, वाइट वाइट, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, आकाश गंगा हिंदी में। ठीक है, A galaxy is huge system of billions of stars. गैलेक्सी क्या होता है, तो एक सिस्टम है। ठीक है, एक यूनिट है। यूनिट में क्या आते हैं, तो गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये गैलेक्सी है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, स्पाइरल शेप में है। इसमें आपको ये छोटे छोटे आपको काफी सारे स्टार्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो गैलेक्सी है, ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें स्टार्स पाए जाते हैं, क्लाउड डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी इज नॉट अ ओनली गैलेक्सी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, बट देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, अच्छा, मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम किसका पार्ट है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही गैलेक्सी है जो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी की तरह न जाने कितने ही गैलेक्सीज आपको मिलेंगे यूनिवर्स में। ठीक है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है, और ये सारे गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि ये यूनिवर्स है। ठीक है, ये यूनिवर्स है, फिर ये हमारा आ गया मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये मिल्की वे गैलेक्सी में ये आ गया हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ आ गया, और अर्थ का ही हम फिर हिस्सा हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं, ये हमारा सोचिए यूनिवर्स है, ये उसके अंदर में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी आ गया। ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आ गया, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ आ गया, अर्थ में हम रहते हैं। तो आप सोचिए कि एक पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, ये सोचिए कि आप, ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स इज अ लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव एंड अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन इट। तो यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ब्रह्मांड में हम रहते हैं। अच्छा, इसमें आपको छोटे छोटे, छोटे छोटे नहीं, सॉरी, छोटे मैंने बोल दिया। इसमें आपको बहुत सारी गैलेक्सीज
नज़र आएँगे। एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, ठीक है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ मिलती हैं और उन्हीं में से एक गैलेक्सी ऐसी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का हम हिस्सा हैं, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है और हमारे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आता है और अर्थ में हम रहते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो यूनिवर्स है, ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज़ का कलेक्शन प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके चैप्टर में मौजूद हैं, आपके इसी चैप्टर में, जिसको हम ना नेक्स्ट डे पे हम उसको देखेंगे, ठीक है? आज ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से। तो आपके एनसीईआरटी बुक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। और इसी में और कुछ हम मतलब कि चीज़ें देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे और साथ में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ख़त्म करके फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे बेस्ड होगी? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके टेक्स्ट बुक में है, इस चैप्टर में, उसको हम देखेंगे। आपका चैप्टर यहाँ तक क्लोज हो चुका है, यूनिवर्स तक लास्ट है। बाकी हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप पढ़िए और इस टॉपिक का अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी और फर्दर क्वेरीज के लिए। अच्छा, एक और चीज़, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो मैं क्या करूँगी, इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं इस चैप्टर का जो पीडीएफ नोट्स है उसको मैं वहाँ पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सोशल साइंटिस्ट को, और लाइक करिए, कमेंट करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।